नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका के टैरिफ लिस्ट से बाहर हुआ भारत, ट्रंप ने दी राहत, लेकिन खतरा अब भी बाकी। 17 विदेशी संसदों में गूंजी भारत की आवाज, मोदी ने रचा नया कूटनीतिक इतिहास। फ्रांस में रूसी खिलाड़ी की गिरफ्तारी से अमेरिका रूस में फिर बढ़ा तनाव। नेपाल चीन बॉर्डर पर बाढ़ से तबाही, फ्रेंडशिप ब्रिज समेत सब कुछ बहा ले गई भोटेकोशी। पाकिस्तान के पेशावर में राज कपूर और दिलीप कपूर के घर बनेंगे म्यूजियम, पाक सरकार का बड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। भारत को अमेरिका की ओर से फिलहाल बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ कार्रवाई के लिए जिन 20 देशों को पत्र भेजे हैं, उनमें भारत का नाम शामिल नहीं है। 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर 26% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसे पहले 9 जुलाई और अब 1 अगस्त तक टाल दिया गया है। हालांकि 10% बेसलाइन टैरिफ पहले की तरह लागू रहेगा। भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल व्यापार समझौते पर बात चल रही है, जिसके चलते भारत को टैरिफ लिस्ट से बाहर रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-2025 में दोनों देशों के बीच 131 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, जिसमें भारत को 41 अरब डॉलर का व्यापार अधिवेश रहा। इस राहत के बावजूद दवा सेक्टर को लेकर चिंता बनी हुई है। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका भारत के दवा निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है और कुल दवा निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 31% से ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये चेतावनी लागू हुई तो भारत के फार्मा सेक्टर को बड़ा झटका लग सकता है। भारत सरकार अमेरिका के साथ इस मसले पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। वाणिज्य मंत्रालय का मानना है कि ये सिर्फ निगोशिएशन प्रेशर है। हालांकि 1 अगस्त के बाद हालात क्या मोड़ लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। अमेरिका के इस निर्णय से फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अब भारत को हर कदम रणनीति के साथ और व्यापारिक विवेक के उठाना होगा, क्योंकि ट्रंप के व्यापार एजेंडे में कोई भी देश अचानक निशाने पर आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया है। अब तक के वे 17 अलग अलग देशों की संसदों को संबोधित कर चुके हैं। इस तरह उन्होंने कांग्रेस के 5 प्रधानमंत्रियों द्वारा कुल विदेशी संसदों में दिए गए संबोधनों की बराबरी कर ली है। मनमोहन सिंह ने जहां 7, इंदिरा गांधी ने जहां 4 और नेहरू ने 3 बार विदेशी संसदों में बात रखी थी, वहीं मोदी अकेले ये आंकड़ा छू चुके हैं। नामीबिया की संसद में हालिया भाषण के साथ मोदी ने ये नया कीर्तिमान अपने नाम किया। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, नेपाल, फिजी, युगांडा, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया जैसी संसदों में भारत की आवाज पहुंचाई है। नामीबिया में मोदी ने शक्ति नहीं, साझेदारी का मंत्र देते हुए वैश्विक सहयोग की अपील की। उन्होंने भारत अफ्रीका रिश्तों में विकास, शिक्षा, सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। भारत की अफ्रीकी साझेदारी अब 12 अरब डॉलर से अधिक पहुंच चुकी है। पीएम ने अफ्रीका को संसदों तक सीमित न समझने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, अफ्रीका नेतृत्व कर सकता है, विकास, सतत ऊर्जा और तकनीक में ये भाषण एक नई वैश्विक दिशा और भारत की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बन गया है। मोदी का कहना था कि अब दुनिया को डोमिनेशन नहीं, कोलैबोरेशन चाहिए। उन्होंने भारत और नामीबिया के ऐतिहासिक संबंधों को भी सम्मानपूर्वक याद किया। भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में सिर्फ हिस्सा नहीं, नेतृत्व करता दिखा है। भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है, और इसमें भी हमारा जोर ग्लोबल साउथ पर है। इन द 20th century, India's independence lit a spark, one that inspired freedom movements across the world, including here in Africa. In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead, and shape its own future. The message is, you can succeed on your own terms.
without losing your identity. अमेरिका और रूस के बीच एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। ट्रंप प्रशासन के आग्रह पर फ्रांस ने रूसी बास्केटबॉल खिलाड़ी दानिल कासातकिन को गिरफ्तार कर लिया है। कासातकिन पर आरोप है कि वह एक रैनसमवेयर गैंग से जुड़ा था और फिरौती तय करने में उसकी भूमिका रही। वह अपनी मंगेतर के साथ फ्रांस पहुंचे थे, तभी शार्ल द गॉय एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फ्रांस की अदालतें ने उन्हें प्रत्यर्पण की सुनवाई तक जेल में रखने का आदेश दिया है। इस गिरफ्तारी के बाद मॉस्को स्थित उनके क्लब एमबीए ने भी खिलाड़ी से नाता तोड़ लिया है। कासातकिन ने सभी आरोपों से इनकार किया और खुद को तकनीक से अनजान बताया है। उनके वकील ने दावा किया है कि खिलाड़ी को झूठे आरोप में फंसाया गया। रूस ने भी इस गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। इस घटनाक्रम से अमेरिका और रूस के बीच तनाव और गहरा सकता है। पहले भी कई रूसी हस्तियां पश्चिमी देशों में ऐसे मामलों में फंस चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या ये गिरफ्तारी किसी बड़े राजनयिक टकराव की शुरुआत साबित होती है। नेपाल चीन सीमा पर आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। रसुआ जिले में भारी मानसूनी बारिश के चलते भोटेकोशी नदी उफान पर आ गई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग अभी भी लापता है। नेपाल को चीन से जोड़ने वाला ऐतिहासिक फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह गया। एनडीआरएफ के मुताबिक 57 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 6 लापता लोग चीन के नागरिक हैं और 3 नेपाली पुलिसकर्मी हैं। काठमांडू से करीब 120 किलोमीटर दूर रसुआ जिले में आई इस आपदा ने रसुआगढ़ी जलविद्युत संयंत्र और ड्राई पोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के चलते 23 कंटेनर, 6 ट्रक और 35 इलेक्ट्रिक वाहन भी पानी में बह गए। इस प्राकृतिक आपदा ने नेपाल की 4 जलविद्युत परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिससे 211 मेगावाट बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। नेपाल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तड़के 3 बजे आई इस बाढ़ ने सभी को पूरी तरह चौंका दिया, जिससे स्थानीय प्रशासन अब राहत कार्य में जुटा है। नेपाल चीन सीमा पर व्यापार और कनेक्टिविटी पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है और लापता लोगों की तलाश भी जारी है। 9 जुलाई बुधवार को हिमाचल प्रदेश की 7 अदालतों और एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया। शिमला, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, रामपुर और तीसा की अदालतों के अलावा सोलन सनावर स्कूल को भी टारगेट बनाया गया। ईमेल में आरडीएक्स आधारित आईईडी होने का दावा किया गया और कुछ में खालिस्तान समर्थक भाषा का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद तुरंत सभी परिसरों को खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। सभी ईमेल की भाषा लगभग एक जैसी थी और अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के नाम से भेजे गए थे। जांच में पता चला है कि ईमेल का स्रोत एक ही हो सकता है। इस मामले में केरल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और हिमाचल पुलिस उसे पूछताछ के लिए लाने की कोशिश में है। राज्य सचिवालय में भी एहतियातन तलाशी ली गई है, हालांकि वहां कोई धमकी नहीं आई थी। हिमाचल में पिछले कुछ महीने में इस तरह की 8 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई है, जहां बॉलीवुड के 2 महान सितारों दिलीप कुमार और राज कपूर की विरासत को लेकर पाक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने इन दोनों दिग्गजों के पुश्तैनी घरों को संरक्षित कर उन्हें संग्रहालयों में बदलने का ऐलान किया। इसके लिए 3.38 करोड़ रुपए का बजट से पास किया गया है। पेशावर स्थित ये इमारतें अब दिलीप कुमार और राज कपूर की जिंदगी और फिल्मी सफर को दर्शाने वाले इंटरनेशनल म्यूजियम के तौर पर विकसित की जाएंगी। वही वे घर जहां से इन दोनों सितारों ने अपने बचपन की शुरुआत की थी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री अली अमीर गंदापुर ने की और साफ कहा कि इन धराओं को जर्जर होने से पहले संजोना जरूरी है।
2014 में नवाज शरीफ सरकार ने इन इमारतों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था और अब इन्हें सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। दिलीप कुमार और राज कपूर के बाद मनोज कुमार जैसे कई फिल्मी सितारे हैं जिनकी जड़ें पाकिस्तान की इसी मिट्टी से जुड़ी रही। पाक सरकार का ये कदम दोनों मुल्कों सांस्कृतिक रिश्तों में नई गर्माहट ला सकता है। दिल्ली एक बार फिर बारिश के पानी में डूबती नजर आई है और इसी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जमकर घेरा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर कहा, 4 इंजन होने के बावजूद जलभराव नहीं रुका। दिल्ली के वीवीआईपी लुटियंस जोन में जलभराव की तस्वीरें साझा करते हुए सौरभ ने पीडब्ल्यू मंत्री प्रवेश वर्मा को भी घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, फुलेरा पंचायत के चारों इंजन सिर्फ 1 घंटे की बारिश में डूब गए। ग्रेटर कैलाश और अलकनंदा इलाकों में भी बुरा हाल बताया गया। आपने कहा कि जब राजधानी पॉश इलाकों का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। सड़कों पर जमे पानी से यातायात प्रभावित हुआ है और कई जगह गाड़ियां फंस गई। आप नेताओं ने भाजपा की डबल नहीं चौगुनी इंजन वाली सरकार को नाकाम बताया। विपक्ष का आरोप है कि हर साल जल भराव होता है लेकिन कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस बार क्या कार्रवाई करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मददगारों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। कुपवाड़ा जिले के सोगाम इलाके में हिजबुल और जमात से जुड़े शख्स की संपत्ति जब्त कर ली गई है। आरोपी की पहचान अब्दुल जब्बार शाह के रूप में हुई है, जो लगातार आतंकियों की मदद करता रहा है। पीर मोहल्ला चंदीगाम में स्थित 5 कनाल 3 मरला जमीन को यूएपीए के तहत जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए की जा रही है। अब्दुल जब्बार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लिए भी काम करता था। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इस इलाके में हाल के दिनों के कई बार आतंकियों की आवाजाही देखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी आतंकवाद को समर्थन देगा उसकी संपत्तियां जब्त होगी। ये कार्रवाई राज्य में बढ़ती कट्टरता पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये संदेश साफ है, आतंकियों का साथ दोगे तो घर भी नहीं बचेगा। महाराष्ट्र में कैंटीन विवाद अब और तूल पकड़ता जा रहा है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाया है। विवाद की शुरुआत खराब खाने को लेकर हुई थी, लेकिन मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अब खाद्य एवं औषधि विभाग ने कैंटीन चलाने वाले कंपनी अजंता कैटरर्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। एफडीए ने कैंटीन से दाल चावल समेत कई खाने के नमूने जांच के लिए सील किए हैं। ये सैंपल बांद्रा स्थित लैब में जांच को भेजे गए हैं। विधायक ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, जबकि मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा की है। कर्मचारी संघों ने विधायक पर कार्रवाई की मांग की है और विरोध जताया है। अगर जांच में खाना खराब पाया गया तो कंपनी पर बड़ा जुर्माना भी लग सकता है। ये मामला राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक गंभीरता भी ले चुका है। अब सबकी निगाहें एफडीए की रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। महाराष्ट्र के अमरावती में किसानों ने सरकार के खिलाफ अनोखा और तीखा विरोध दर्ज किया है। नांदगांव खंडेश्वर तालुका के सकुली गांव में एक किसान ने अपने खेत में फसल की जगह बीजेपी के झंडे बो दिए हैं और खेत के सामने एक बड़ा फलक लगाया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे और अजित पवार बैलगाड़ी पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। फलक पर किसान ने लिखा, अब बुवाई बंद, गरीबों की जान के पीछे पड़े ये नेता, अब या तो गांजा अफीम बोने दो या फिर हम पार्टी के झंडे ही बोएंगे। ये संदेश सरकार की कृषि नीतियों को और किसानों की बदहाली पर सीधा तंज है। ये विरोध प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू की अगुवाई में शुरू हुआ। 7/12 कोर पदयात्रा के दौरान सामने आया है, जिसकी शुरुआत पापल गांव से हुई थी। सकुली गांव इसी यात्रा के मार्ग में आता है, जहां किसान का कहना है कि 1 एकड़ में बीज खाद मजदूरी का खर्च 20,000 तक पहुंच जाता है, जबकि आमदनी मुश्किल से 12,000 निकलती है। ऐसी स्थिति में खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी है। उनका सवाल साफ है, अगर सरकार आमदनी नहीं बढ़ा सकती तो उन्हें कम से कम नशीली फसलें बोने की अनुमति दी जाए या फिर सरकार खुद खेती का जिम्मा ले। इस आंदोलन को समर्थन देते हुए बच्चू कडू ने कहा, अब किसानों को गुस्सा बीजेपी के झंडों के खिलाफ झलक रहा है। केंद्रात सरकार, राज्यात सरकार, जिल्हा परिषद त्यांची, महानगरपालिका त्यांची, सगळं घरावर झेंडे भाजपचे आता शेतातच राहिले होते, ते त्याच्यात लावून टाकतोय, नाहीतरी शेती पेरून काही फायदा नाही। तुम्ही सांगतोय का आज अशी अवस्था आहे
तर पेरलेला खर्च सुद्धा निघत नाही. 3400 रुपयात आमची सोयाबीन गेली, 4 क्विंटल पिकली, 4 त्रिक 12,000, ते 500 पकडले तर 4 पंचे 20, 12 आणि 13 आम्ही पाहतोय 15,000चं सोयाबीन आलं एका एकरामध्ये, आणि एका एकरात 80,000चा खर्च आला. मग पीक घेतल्यापेक्षा झेंडे लावले तर बरं. म्हणजे आम्ही वावरासहित तुमच्या पार्टीत येतो ना, आता कमळ लागले का घेऊन घेता तुम्ही. बजट निकालने के करीब पहुंची काजोल की फिल्म माँ. 27 जून को रिलीज हुई काजोल की हॉरर थ्रिलर फिल्म माँ अब धीरे धीरे अपने बजट की ओर बढ़ रही है. दर्शकों से मिले औसत रिस्पांस के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने का साहस दिखाया है. फिल्म ने अपने 13वें दिन करीब 80 लाख रुपए की कमाई की, जो कि एक वीकेंड के लिए काबिल एक आंकड़ा है. साइकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक माँ का कुल नेट कलेक्शन अब तक लगभग 35 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए से ऊपर बताया जा रहा है. अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में ये फिल्म अपने प्रोडक्शन कास्ट को कवर करने की दहलीज तक पहुंच सकती है. काजोल के अभिनय की तारीफ भी सोशल मीडिया पर की जा रही है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को कोई बड़ी रिलीज टक्कर नहीं दे रही, जिससे इसे फायदा मिला. फिल्म की कहानी और निर्देशन को लेकर हालांकि क्रिटिक्स को हिस्से में बंटे हुए हैं, लेकिन डर और इमोशनल का जो ताना बाना माँ में बुना है, उसने अपने खास दर्शकों को बांधे रखा. मूवी थिएटर में बनी हुई और अगले वीकेंड पर इसके लिए उम्मीदें भी और बढ़ गई है. अब देखना होगा कि यह फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं. बहरहाल फिल्म ने यह साबित कर दिया है कि अगर स्क्रिप्ट में दम हो या परफॉर्मेंस में सच्चाई हो तो बड़ी स्टारकास्ट के बिना भी कमाई की उम्मीद की जा सकती है. आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही. जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात. जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ. नमस्कार.